आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो का पार्ट 4। 3 पार्ट इससे पहले हो चुका है। आज का भी जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोलीय दर्पण। आज का है वीडियो पार्ट कितना है 4। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। नाम से ही स्पष्ट है, गोलीय का मतलब गोल और दर्पण का मतलब आईना। आईना, ठीक है, मतलब गोल आईना। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि कोई आपके पास फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल जैसे गोल होता है, अंदर खोखला होता है। गोलीय दर्पण एकदम फुटबॉल के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि फुटबॉल के ऊपर मतलब लेदर वगैरह या कुछ होता है ना, तो मान लीजिए कि ऊपर का भाग ना शीशा है। ऊपर का भाग क्या है? शीशा है। तो वही हो गया गोलीय दर्पण। अब कोई भी जो हम लोग इसमें दर्पण पढ़ रहे हैं वो परावर्तन के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब प्रकाश आकर टकराकर वहां से लौटती है। प्रकाश जो है आकर टकराकर वहां से लौटती है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण जो है, जो गोल है, उसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा? उसी खोखला गोला का कोई ना कोई भाग हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी उस खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण है, ये मान लो कि गोलीय दर्पण, ये क्या है? गोलीय दर्पण। यहाँ हल्का तिरछा हो गया, ये क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ये चारों तरफ से अगर आईना है तो गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? इसी खोखला गोला का कोई एक भाग होता है। जैसे यहाँ से कर सकता है, यहाँ से परावर्तित हो सकता है, यहाँ से परावर्तित हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, कहीं से हो सकता है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। रिपीट करो। जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। कोई भी अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं वो परावर्तन के लिए ही पढ़ रहे हैं, मतलब प्रकाश आएगी, उससे टकराकर लौटकर जाएगी। तो गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। अब समझिए गोलीय दर्पण जो है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल। कभी न कभी नाम सुना होगा तुम लोग। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? पहला अवतल दर्पण, दूसरा। आप कोनो पहला कोनो दूसरा बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एगो अवतल होता है और एगो उत्तल होता है। अवतल नहीं, अवतल।
अवतल। अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। खैर पहले गोलीय दर्पण में जानते हैं क्या क्या होता है। एक बात समझना, देखो कोई भी दर्पण है उसका एक अपना बीचों बीच एक अक्ष होता है जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दर्पण होगा उसका बीच में एक लाइन होगा। किताब बंद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है अभी किताब का, ठीक है। बीच में क्या होगा? एक लाइन होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्यान देना एक चीज, ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। अब ये गोलीय दर्पण में एक भाग अवतल है, एक भाग उत्तल है। ये बात हम लोग जब अलग अलग पढ़ेंगे तो डिटेल जानेंगे। फिलहाल समझिए, हम एक तरफ से इसको रंगेंगे तो एक तरफ हम अंदर रंगेंगे और एक तरफ हम बाहर रंगेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इधर हम रंगते हैं अंदर, इधर क्या रखते हैं? अंदर। इधर रंग दिए अंदर, ये अंदर रंग दिए तो इधर हम लोग बाहर रंगते हैं। इधर हम लोग क्या कर लिए? बाहर रंग लिए। चलिए बाहर रंग लिए। ध्यान दीजिए, ये जो लाइनिंग है, एक बात, जिधर से रंगा हुआ रहेगा तो उसके दूसरा साइड से परावर्तक होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए आप ऐनक हाथ में लिए हुए हैं, तो ऐनक से किसी को मुंह पर चमकाते हैं तो शीशा को आप सामने रखते हैं, तब ना वो मुंह पर चमकता है, शीशा पर से परावर्तक होता है। तो कभी भी जिधर से रंगा होता है परावर्तन उधर से नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए ऐनक को, तो ऐनक पीछे से कवर रहता है, रंगा हुआ हो रहता है उसके अंदर। जब ऐनक को निकालिएगा, ऐनक को निकालिएगा तो देखिएगा पीछे उसका रंगा हुआ रहता है, तो वो सब भाग तो पा जाता है, पीछे से कवर लग जाता है। ऐनक का भाग सामने होता है। आप किसी के मुंह पर चमकाते हैं तो ऐनक के भाग से ना चमकाते हैं, रंगल के भाग से थोड़े चमकाते हैं। तो परावर्तक सतह कभी भी जो होता है वो रंगा हुआ भाग नहीं होता है। तो जिसे इधर वाला ये रंगल है तो परावर्तक सतह इधर वाला भाग होगा, हुआ कि नहीं हुआ? उठल वाला भाग, जिसे मान लो ये ऐसे है तो ई धसल है, ये क्या है? उठल है कि नहीं? तो ए में धसा हुआ भाग रंगा हुआ है, तो परावर्तक सतह क्या होगा? उठा हुआ कि धसा हुआ? उठा हुआ। इधर जरा देखिए, इसका उठा हुआ भाग जो है वो रंगा हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा? धसा हुआ कि उठा हुआ? धसा हुआ। अब एक बात ध्यान देना, जो हम लोग रंगते हैं, जिसे ये तो लाइनिंग काटे हैं तो इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। वो बात की बात है, ध्यान देना। तुम लोगों का यह क्या तरीका है? हम लोग वीडियो ऑफ करते हैं फिर से पढ़ते हैं आधे घंटा पीछे से। आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन में तो गिनती आओगे। प्रधान अक्ष हो गया। अब ध्यान देना, इसका परावर्तक सतह ई वाला है, ध्यान दो। ये जो काटता है उसको हम लोग पी बोलते हैं। तो इधर भी काट रहा है तो इधर भी क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे ना, पी। चलो ये हो गया पी। ध्यान से देखोगे तो कभी भी तुमको गोलीय दर्पण याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड सेम है। एक साइड हमने अंदर रंगा है और एक साइड क्या किया है? बाहर। देखो, इस बायां साइड पहले हम लोग काम करते हैं। ई रंगा हुआ है, रंगा हुआ चीज को रजतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस की भाषा रंगने को रजतीत कहता है। रजतीत किया हुआ कहेगा, इसका मतलब समझिएगा कि वो रंगा हुआ है। तो ये क्या है? रजतीत। रजतीत है ना, रजतीत। अच्छा, जिधर रजतीत है तो उल्टा भाग में परावर्तक सतह होगा, तो ई वाला भाग क्या है? परावर्तक सतह। क्या है?
परावर्तक सतह, ध्यान देना, परावर्तक सतह। और ये पी को जो है, पी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। सेम बात एन्नी आई है। ई रंगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? रजतीत बोलेंगे ना, रजतीत। चलिए, इसके उल्टा भाग में एकर परावर्तक सतह तो अंदर हो गया ना, तो इसको क्या बोल लेंगे? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। आई तो एगो प्रधान अक्ष तो लिखा गया हुआ पी है, तो इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत है? गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। हमने गोल बनाया, बीचे बीच एक अक्ष काटा, ध्यान दो, हमने गोल बनाया, बीचे बीच एक अक्ष काटा, प्रधान अक्ष हो गया। अब रंगने की बारी आई तो एक तरफ हमने धंसा हुआ भाग पे रंग दिया और एक तरफ हमने उठा हुआ भाग पे रंग दिया। एक चीज याद रखिएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले धंसा हुआ रंगे कि पहले उभरा हुआ रंगे। आप बस इतना याद रखिए कि अगर एक तरफ हम धंसा हुआ भाग को रंगे हैं तो दूसरा तरफ हम उभरा हुआ भाग को, जैसे उठा हुआ भाग को रंगेंगे। अगर मान लीजिए कि इधर हम उभरा हुआ भाग को रंगते तो भी सही होता, बशर्ते कि इधर कौन सा भाग रंगते? धंसा हुआ। एक तरफ आप उभरा हुआ समझ रहे ना, उठा हुआ भाग को रंगिए और एक तरफ धंसा हुआ भाग को रंगिए। बीचे बीच लाइनिंग जो काटते हैं उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। जो हम लोग रंगते हैं उसको रजतीत कहते हैं। और रजतीत के ठीक उल्टा डायरेक्शन में परावर्तक सतह होता है। जिसे अगर रजतीत अंदर है तो परावर्तक सतह बाहर है कि नहीं? इधर रजतीत बाहर है तो परावर्तक सतह अंदर है। और जहां प्रधान अक्ष एक दूसरे को काटता है उसको ध्रुव कहते हैं, तो ये ध्रुव हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब एगो बात क्या है, इस गोलीय दर्पण में परावर्तन कैसे होगा? तो इसका परावर्तन कैसे होगा? बाहर से, उभरा हुआ भाग से होगा कि नहीं होगा? उठा हुआ भाग से। इसका परावर्तन कैसे होगा? धंसा हुआ भाग से। इसका परावर्तन उठा हुआ भाग से, इसका परावर्तन धंसा हुआ। मतलब गोलीय दर्पण एक के है लेकिन परावर्तन दो प्रकार के हुआ, एक उठा हुआ भाग से और एक धंसा हुआ। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। उसको भगाओ जी, तो कल फूट उठ लगा। अरे टीवी फूटेगा, पता है यार है। नीचे से अति करो, उसको पहुंच करो ना नीचे से। तो गोलीय दर्पण में हम लोगों ने क्या देखा कि परावर्तक सतह दो गो आ गया। क्या गो आ गया? दो गो। एक उठा हुआ भाग है ना, ये उठा हुआ भाग, और एक धंसा हुआ। तो परावर्तक सतह जब उठा हुआ रहता है तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और जब धंसा हुआ रहता है तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब कि ये भाई साहब जो दर्पण है इसका परावर्तक सतह उठल है कि धंसल है? परावर्तक सतह उठल है कि धंसल है? उठा हुआ है। जिन्हें रंगल है उनने से परावर्तक सतह थोड़े होता है। उठल है। उठल है मतलब ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और ई कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका मतलब एक बात हम लोगों ने सीखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते। बता पहला। पहला क्या हो जाएगा? पहला
उत्तल दर्पण। और दूसरा बताओ। अवतल। बहुत बात होता है दोनों में, लेकिन हम एक के बार बता देंगे तो आप या तो रट्टा मारिएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। बात जैसे जैसे आता जाएगा तैसे तैसे जोड़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि राम के बारे में बताना है, तो प्रैक्टिकली अगर बताया जाए, अगर सीधे सुना दिया जाए तो हाँ राम पढ़ने में तेज है, राम ऐसे है वैसे है जो भी है। अगर इन्वॉल्वेंस होकर बताया जाए, जैसे मान लीजिए राम को अपने क्रिकेट खेलते देख लिया, हो सकता है कि वो अच्छा खेले, तो आपको एक नॉलेज में और अरे राम क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। प्रैक्टिकली जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे सबके बारे में कुछ ना कुछ बात आता जाएगा, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, इसमें ये भी होता है इसमें ये नहीं होता है। ठीक है। तो अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, हम लोग अभी उत्तल दर्पण क्या माने हैं। उत्तल दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है कि नहीं, जिसका परावर्तक सतह उठा होता है। याद रखना, उत्तल, उठल, उत्तल, उठल, उत्तल, उठल। उत्तल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है कि नहीं। अच्छा, एगो ही याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उत्तल उठा होता है तो अवतल धसा होता है। तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। क्या कह सकते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह, बोलो, जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, चाहे उभरा होता है कह सकते हैं, उभरा होता। कोई दिक्कत। अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें, चित्र, तो मान लीजिए इसको दो भाग में अगर बांट दीजिए, यही ना दो भाग में बांट दीजिए, बस समझ रहे हैं। तो खैर चलो, चित्र में आगे भी पढ़ना है इसलिए हम ज्यादा नहीं बता रहे। अवतल में क्या कहिएगा बताइए, अवतल में क्या होता है। इसका परावर्तक सतह धसा होता है, बात खत्म। मेन वही बात है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा रिवीजन मारे, ठीक है, मारते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा, गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। क्या बोलेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण बस, डेस्क पर से हाथ हटाओ। अब बोलो, गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक, यह दो प्रकार के होते, एक उत्तल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है। क्या होता है, उभरा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसा हो। किसी को कोई दिक्कत है, परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। अब इसके बाद
हम लोग पढ़ेंगे चित्र, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषताएं। कोई दिक्कत? पॉज करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी का, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 6 से लेकर 9 तक, लेकिन बस ध्यान दोगे तब, नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। याद हो भी जाएगा तब वैलिडिटी नहीं होगा, भूल जाओगे तुरंत। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं की विशेषता। कोई भी दर्पण है वो प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब समझते हैं ना आप? ऐना में क्या देखते हैं आप? अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है। जैसे ही अवतल दर्पण का बात आ गया, आपके मन में एक बात आ जाना चाहिए, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। देखो, ये है अवतल दर्पण। सॉरी, क्या लिया है आप? याद कीजिए, यही ना भाग था। तो एन्ने वाला ही अवतल था, एन्ने रंगा हुआ था, तब ना परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा क्या? इसका मतलब इधर तो हम इसको रंगेंगे, रंगेंगे कि नहीं रंगेंगे? रंगेंगे। तो उभरे हुए भाग को अगर रंग दिए तो इसका मतलब है कि धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? P, P का मतलब ध्रुव है, आप लोग समझ रहे हैं। P के जस्ट बगल में होगा F, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। इसके बगल में होगा C, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बगल में होगा अनंत, इसके बगल में क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत का खैर कोई अंत नहीं होता है, अनंत एक फिक्स बिंदु नहीं होती है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन चूंकि हमको जरूरत पड़ रहा है, इसलिए मान लिए कि यहाँ से अनंत का काम हम कर रहे हैं। कोई एक जगह लेना होगा ना। तुमको अगर कहा जाए कि तुमको जहां से मन है वहां पर जाके आप बॉल चलाओ, तो तुम्हारे लिए एक अनंत सीमा होगी, कहीं जाओ। तो फिर भी तुमको अगर कोई अगर चीज बिगना है, तो तुम खुद से कोई ना कोई एक जगह चुनोगे, चलो कहीं ना हम यही खड़ा हो जाते हैं, एक अपना मन से। तो ये हो गया अनंत। ध्यान देना, एक बात तुम्हें हम दर्शा दे कि ये जो P है, ये P का मतलब बच्चा लोग ध्रुव है। P का मतलब क्या है? ध्रुव। F का मतलब फोकस है। F का मतलब क्या है? फोकस। C का मतलब है वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? वक्रता केंद्र। C हो गया। और अनंत तो आप लोग जान रहे हैं कि अनंत क्या चीज होता है, अनंत आपको पता है। P जो होता है वो ध्रुव होता है, F क्या है? फोकस है, C वक्रता केंद्र, अनंत अनंत। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता है। मतलब कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो कैसा बनता है, कहाँ बनता है। एक चीज तो हम लोग बनेंगे, पढ़ेंगे इसमें कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब, सॉरी,
प्रतिबिंब, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब ओरिजिनल वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक चीज ये पढ़ेंगे। दूसरा नंबर चीज पढ़ेंगे हम लोग इसकी आ, उसको प्रकृति, क्या पढ़ेंगे, प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये होता है कि वह जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ठीक है। और एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, आकार, क्या पढ़ेंगे कि उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा। आप समतल दर्पण में पढ़े हैं कि आपके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, पढ़ते हैं ना, लेकिन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अलग अलग तरीके से अलग अलग बनता है। कभी आपके प्रतिबिंब के आकार के बराबर भी बन सकता है, कभी वो बड़ा भी बन सकता है, कभी वो छोटा भी बन सकता है। आप कैसे देखते हैं कि आप किसी छाया के सामने खड़ा रहते हैं तो जिस हिसाब से सूरज आपकी छाया पर, कभी आपका छाया बहुत लंबा बन जाएगा, कभी छोटा बन जाएगा, ऐसा देखते हैं, नोटिस किए हो? ऐसा ही होता है। ध्यान दे रहा हूं, ध्यान दोगे तो एकदम 1 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा कि वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। समझिए, मान लीजिए कि वस्तु हम अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो इधर से हम आधा आधा बढ़ेंगे और पहले, और इधर से भी हम आधा आधा बढ़ेंगे। जैसे हम वस्तु अगर अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, कोई दिक्कत, इधर से भी हम आधा बढ़ेंगे और इधर से भी हम इधर क्या बढ़ेंगे, आधा बढ़ेंगे। जैसे समझिए, हम वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अब इधर से आगे बढ़िए, ठीक है, आगे का मतलब आधा आधा, तो यहाँ आएगा आधा इसका। वस्तु अगर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रहेगा, वस्तु हम कहाँ रख दिए, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इधर से आधा बढ़िए, वस्तु अगर वक्ता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी वक्ते केंद्र पर बनेगा, आधा इन्हें बढ़े। फिर आगे बढ़िए, हम वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखें, हम ये तो वस्तु तो इधर से ना ला रहे हैं, प्रतिबिंब इधर भाग रहा है, तो ये प्रतिबिंब अभी यहाँ था तो ये प्रतिबिंब अभी यहाँ जाएगा, तो प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। कोई दिक्कत, अच्छा ये वस्तु यहाँ है अभी, वस्तु फिर अब कहाँ जाएगा, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आधा आधा बढ़ाए हैं, जिससे कि इधर से आधा आधा बढ़ाए हैं, इधर से भी आधा आधा बढ़ाए हैं। जैसे समझिए, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अब बोलो वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्ता केंद्र के, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के। अच्छा इसको अब आगे बढ़ाए वस्तु को, वस्तु कहाँ है, वक्ता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ते केंद्र पर। दोनों आके टकरा गया, ये इनने से जा रहा था उनने से जा रहा था, टकरा गया। अब वस्तु फिर आगे बढ़ाएंगे, अब वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। चलो अब वस्तु कहाँ है, अब उसका प्रतिबिंब कहाँ है, कोई दिक्कत, ये हो गया याद कर लेने के लिए। अब सेकेंडों में याद हो जाएगा। दो चीज देखो, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, एगो चीज देखे हो, अब वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर, ऐसा ही ना बना है। तो वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत, और फोकस का अपना एक को रिलेशन। वस्तु कहाँ है, अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु कहाँ है, अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। तो अनंत तो फोकस, फोकस अनंत, कोई दिक्कत,
अनंत, फोकस, फोकस, अनंत। पहला जब भी हम बोलेंगे तो वो वस्तु का बोलेंगे, तो अनंत है तो फोकस, अब फोकस है तो एक और चीज देखे होइएगा, वक्रता केंद्र पर वस्तु आया होगा तो प्रतिबिंब भी वक्र केंद्र पर आके टकरा गया, टकराया है कि नहीं टकराया? तो वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए तुम दोनों बोलते क्या नहीं जी, आके औंघाता है, दोनों बकलोला है। थोड़ा फ्रेश व्रेश होके आया करो, बाल वाल ठीक करके आया करो, तुम इंसान में जन्म लियो। वो तो कुत्ता नियन वो निकलेगा ओछरा ओछरा में से दे ऐसे ऐसे झाड़ेगा और चल देता है, वैसे ही है वो सब। क्या जी रमजान में रहते हो तो फिर हाँ हुए ना, रोजा में रहते हो ना, तो सवेरे से खाया पिया तो और टाइट रहना चाहिए। अभी तुमको 11 बजे के बाद तक का हालत खराब होता तो लगता कि अब लग रहा है कि इसको अब भूख प्यास लग रहा है, खा पी के सब फिर सूझ जाता है, खा पी के सूझ जाता है। कै बजे खाता पीता के सूझ जाता है, और बाद सुतेगा तो फिर खायल दे, सुतेगा तो फिर उठबे करेगा आराम से। सुनो, अनंत का फोकस, फोकस का अनंत, अनंत का फोकस का, अनंत का फोकस का, वक्ता केंद्र का, तीन को याद हो गया? पूछा हुआ क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कभी कभी उल्टा पूछ देता है, किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर बनना हो या बनता हो तो उसका वस्तु कहां रहा होगा? अनंत पर। उल्टा कीजिए, कुछो कहीं रहे, वस्तु अनंत है तो प्रतिबिंब फोकस होगा। क्या प्रतिबिंब अनंत है तो वस्तु फोकस होगा। वक्ता केंद्र का वक्ते केंद्र पर। अब ये तीन को दोस्त को एक जगह कर लीजिए, अनंत, वक्ता केंद्र और फोकस। बीच में रखने के लिए हम कोई ना कोई दो गो नाम जरूर बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन ये आप सीरीज से याद रखिएगा, अनंत, सी और एफ। हमको कहेगा जिसमें वक्ता केंद्र हमेशा कॉमन होगा, जिसे आप आंसर में वक्ता केंद्र बोलवे कीजिएगा, आपको आंसर नहीं गड़बड़ाएगा। कैसे समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, वस्तु कहां है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आप वक्ता केंद्र बोलवे कीजिए, तो वक्ता केंद्र और फोकस के कोई दिक्कत? बीच में जब वो बनने के लिए बोलेगा ना तो पहला आंसर तुम वक्ता केंद्र बोल लेना, ओकरा बाद सोचना बोलना कथी है, तो जे छूटल रहेगा वो बोलना। जैसे समझो, वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, तो वो अनंत बोल लिया, वक्ता केंद्र बोल लिया, तो बचा कथी? फोकस। एगो आंसर तुम्हारा फिक्स है वक्ता केंद्र, तो कहां बनेगा? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। अब नहीं ना गड़बड़ाएगा। वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, आंसर बोलो। वक्ता केंद्र को बोल लेना है, कौन हम नहीं बोले हैं? फोकस। तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, कोई दिक्कत? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। ये ट्रिक हो गया थोड़ा, लेकिन कभी 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 वो आपको लपेट लेगा, कहेगा वस्तु अनंत और फोकस के बीच है, एक मतलब वक्ता केंद्र पर है कि नहीं? क्वेश्चन में वक्ता केंद्र पूछेगा तभी आपको वक्ता केंद्र बोलना है। वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच।
अब बताइए कौन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर रहेगा तो फोकस पर रहेगा तो वक्ता केंद्र पर रहेगा तो वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब, ठीक है। चाहे वस्तु अनंत और फोकस के बीच है, सॉरी, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, इतना चीज याद हो गया। अनंत, फोकस, फोकस, वक्ता केंद्र, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। ये तो अभी तक पता चल गया कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। क्या ये चीज पता चला कि नहीं? अनंत पर है तब फोकस पर बनेगा, फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, वक्ता केंद्र पर है तो वक्ता केंद्र पर बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच है तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ये टॉपिक तुम्हारा 80% क्लियर है। सर 20% कहाँ ले गए? इसके आगे भी हम बढ़ाएंगे, अभी नहीं, मतलब समय से। अब इसका आइए प्रकृति। ये जितना भी हम बताए हैं सबका प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं, एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा इसका मतलब वो उल्टा बनेगा। वास्तविक कभी भी उल्टा प्रतिबिंब ही बनाता है, और कभी भी प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। हम ही लोग अपना समतल दर्पण में देखते हैं तो हम लोग कम से कम सीधा रहते हैं ना। पार्श्विक रूप से ना उल्टा होता है, दहिना का बायां, बायां का दाहिना, लेकिन ऐसे तो हम लोग सीधा रहते हैं उसमें। तो इसका मतलब जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है कि नहीं? खैर यहां देखिए, अभी तक जितना प्रतिबिंब बनता है क्या बना है? वास्तविक, सॉरी, हाँ, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक एवं, वास्तविक एवं उल्टा। आप समझिए, जब जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? तो जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और उसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। कोई दिक्कत? जितना हम पढ़ाए हैं सब वास्तविक एवं उल्टा है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखा हो तो वह उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखा हो तो तो बोलता क्या नहीं रे गधा, बोलता क्या नहीं है? मुरी गार ले यार, चूरी उरी पहन के क्या नहीं आते हो? पूरा लक्षण पुतो वाला। अरे सब बोल रहा है, तुमको बोलने में कष्ट है। जब वस्तु फोकस पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रकृति, वास्तविक एवं, हम प्रकृति बोलेंगे कि आप वास्तविक एवं उल्टा बोलना? ये जितना पढ़ाए हैं सब वास्तविक एवं उल्टा है। तो जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु मान लीजिए वक्ता केंद्र पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? तो जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर रखा हो तो वह वक्ता केंद्र पर ही बनेगा और उसकी प्रकृति, सबका प्रकृति क्या है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन,
जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और प्रकृति कैसी होगी? कहां बनेगा? कहां बनेगा? फोकस पर रखे हैं तो बनेगा कहां? प्रकृति। वास्तविक एवं वास्तविक एवं कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखी हो, कहां बनेगा? प्रकृति। वास्तविक एवं कहां बनेगा? समझ में आ गया? प्रकृति भी 80% क्लियर। आकार एक के बार पढ़ाएंगे। आकार क्या होगा? एक के बार पढ़ाएंगे। अब समझिए ये कहां बनेगा, समझिए। अब अभी तक तो हम वस्तु को फोकस पर लाके छोड़े हुए थे, फोकस पर लाके छोड़े हुए। अब आधा आगे बढ़ेंगे कि ध्रुव के बीच में चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? वस्तु को अब फोकस के आगे अगर कहीं रखेंगे तो वो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। याद रखिएगा, जैसे ही एक शब्द जुड़ जाए ध्रुव, वैसे ही उसका प्रकृति आभासी हो जाता है। अभी तक वास्तविक एवं उल्टा पढ़ रहे थे ना? अगर कहीं पर ध्रुव शब्द आ रहा था नहीं ना, जैसे ही ध्रुव आएगा कि प्रतिबिंब बनाएगा आभासी एवं उल्टा, नहीं आभासी एवं सीधा। वास्तविक के साथ उल्टा था ना, तब बनाएगा आभासी एवं सीधा। ध्यान देना, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? और उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? पीछे। और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो ध्रुव पर आ जाएगा, और जब वस्तु ध्रुव पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एक चीज याद, एक चीज याद, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। कहां बनता है? पीछे। और जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही। दो चीज, एक वक्ता केंद्र पर था तो वक्ते केंद्र पर बना है, और ध्रुव पर है तो ध्रुवे पर बना है। रिश्ता सिर्फ अनंत और फोकस का है। अनंत पर था तो फोकस पर था तो अनंत पर, वक्ता केंद्र पर था तो वक्ते केंद्र पर, ध्रुव पर था तो ध्रुव पर। कोई दिक्कत? अनंत पर था तो फोकस पर था तो अनंत पर था तो फोकस पर था तो वक्ता केंद्र पर था तो ध्रुव पर था तो ध्रुव पर। और फोकस और ध्रुव के बीच है तो पीछे। फोकस और ध्रुव के बीच है तो ध्रुव पर है तो। जैसे ही ध्रुव शब्द आ जाए वैसे ही उसका प्रकृति आभासी एवं सीधा हो जाता। अब क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? तो सुनो, यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और उसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा हो। हम लोग प्रकृति दो प्रकार के ना पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहे थे वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, और दूसरा पढ़ रहे थे आभासी एवं सीधा। तो अभी तक इससे पहले जो पढ़े थे वो वास्तविक एवं उल्टा था, वास्तविक एवं उल्टा था। और जैसे ही ध्रुव शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया? इसमें ध्रुव शब्द जैसे ही आ गया वैसे ही क्या हो गया? आभासी एवं सीधा। तो जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो
तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और उसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा। या जब कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा और उसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा। ध्रुव शब्द आ जाएगा तो उसका मतलब है आभासी एवं सीधा। ध्रुव शब्द आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आभासी एवं। ध्रुव शब्द आ जाएगा तो आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सुनो, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और वैसे वैसे तुमको 10 क्वेश्चन बना के खुद से लाना होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे सो समझो। हम एक क्वेश्चन क्या लिखें? क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण में, किसी अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तथा उसकी प्रकृति कैसी होगी? तथा उसकी प्रकृति कैसी, कहाँ बना? इस क्वेश्चन का कोई जवाब दे सकता है? कौन कौन दे सकता है? तुम नहीं ना दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं, इजी दे सकते हो। बताओ कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। रुक जाओ, फोकस पर बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसकी प्रकृति बिल्कुल होगा। ध्रुव शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं। चल बैठ जाओ। आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसी अवतल दर्पण में, किसी अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित तो उसका प्रतिबिंब, बताओ कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा तथा उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। कितना हल्का है कि नहीं? अब ऐसा क्वेश्चन हमने एक लिखा, आप सोचो तो 4-5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम क्या लिखोगे? जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसकी प्रकृति क्या होगी? ये क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद तुम उसका जवाब भी लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से लिखोगे, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसकी प्रकृति क्या होगी? तुम इसका भी जवाब भी लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और उसका जवाब भी लिखकर आओगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। कोई दिक्कत? डायरेक्शन के लिए आप इतना चीज उतार लीजिए।
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रहने दे, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।